हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग 11th इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन हैं, एडम स्मिथ। इसके बाद इकोनॉमिक्स को जिस समय बर्थ हुआ उस समय पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के रूप में जानते थे। इसके बाद जो है एडम स्मिथ की बुक के बारे में हमने बताया, उसमें इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किए। इसके बाद अल्फ्रेड मार्शल साहब के द्वारा 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स एक इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर के बारे में हमने बताया। और इसके बाद जो है रॉबिन्स का जो डेफिनेशन है वह नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने 1930 के बारे में डिस्कस किया और इसे इनका जो डेफिनेशन है वह चॉइस ऑफ साइंस के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और इस तरह कंक्लूजन किए थे कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और अनलिमिटेड वांट्स को हम लोग कैसे फुलफिल करते हैं, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज से और अल्टरनेटिव वे में। इसके बाद आते हैं कि इकोनॉमिक्स को हमने दो भाग में कैसे बांटा, तो 1933, तो वह वीडियो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए इकोनॉमिक्स को 1933 में आकर के क्या है, रैगनर फ्रीस, क्या है, रैगनर फ्रीस ने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पहला पार्ट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जानते हैं और दूसरा पार्ट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वह स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मेकिंग यूनिट्स यानी इंडिविजुअल डिसीजन के बारे में बताता है। कोई भी कंज्यूमर जो है मैक्सिमम अपने इनकम को वहीं खर्च करेगा जहां उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। तो इसी कारण हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल वे में हम लोग स्टडी करते हैं प्राइस थ्योरी के रूप में, फैक्टर प्राइसिंग के रूप में, और वह है क्या चीज, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के रूप में हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी के रूप में भी जानते हैं। यदि प्राइस थ्योरी के बारे में यदि आपसे पूछे प्राइस थ्योरी को किस नाम से जानते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से डिनोट नहीं करते हैं। इसी कारण इसमें थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, यानी किसी भी गुड्स का प्राइस यदि कम हो तो मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, और जब प्राइस यदि ज़्यादा हो तो डिमांड कम होती है। तो वह हम लोग कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से हम लोग चलते हैं। जबकि फॉर एग्जाम्पल यदि किसी भी गुड्स का प्राइस, सपोज करें यदि हम एप्पल खरीद रहे हैं, तो जब एप्पल जो है 100 रुपये हैं तो हम लोग 1 केजी खरीदते हैं। यदि यह प्राइस घट करके 100 के बाद 90 हो जाए तो 2 केजी खरीदते हैं। यदि वह प्राइस आपका घट करके 50 हो जाए तो हम 5 केजी खरीदते हैं। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस कर रहा 100 रुपीज़, इसके बाद 90 रुपीज़, इसके बाद 80 रुपीज़, इसके बाद 60 रुपीज़, तो ये प्राइस रिड्यूस होने से हमारा डिमांड जो है इंक्रीज कर रहा। तो यह हम कहाँ पढ़ेंगे, तो थ्योरी ऑफ डिमांड में। और इसके साथ कई फैक्ट भी हैं, जैसे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे, वह है थ्योरी ऑफ डिमांड, जहां वो टॉपिक है। दूसरा है थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो
इसी कारण थ्योरी ऑफ डिमांड को हम लोग कहते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स, यानी प्राइस बढ़ा तो डिमांड डिक्रीज किया, प्राइस के इंक्रीज करने से डिमांड क्या होते हैं? डिक्रीज कर जाते हैं। लेकिन सप्लाई क्या है? वह प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। कोई भी प्रोड्यूसर अपने गुड्स को मार्केट में जब वह सेल करता है तो वह कोशिश करता है कि यदि गुड्स का प्राइस जिस समय ज़्यादा है तो वह उस समय अपने सामान को मैक्सिमम सेल करना चाहता है। तो इसी कारण थ्योरी ऑफ सप्लाई में क्या है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच सेम डायरेक्शन में रिलेशन होता है। प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज कर जाती है। जैसे यदि 10 रुपए हैं, कोई भी गुड्स सेल हो रही है तो 10 रुपए में यदि हम 1 केजी कोई सामान खरीदते हैं, फिर यदि 15 हो जाए तो वहाँ पर 2 केजी खरीद रहे हैं, यदि 20 हो जाए वहाँ पर 4 केजी। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ने से प्रोड्यूसर क्या करता है? वह गुड्स को मार्केट में अधिक से अधिक सप्लाई करता है। इसी कारण हम लोग कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सप्लाई के अंतर्गत थ्योरी ऑफ सप्लाई जो है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच वहाँ पर सेम डायरेक्शन में रिलेशन होता है, जो हम लोग मूवमेंट के रूप में भी और कंट्रैक्शन के रूप में भी, कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, मूवमेंट ऑफ सप्लाई के रूप में पढ़ेंगे, जो ज़्यादा डिस्कस उस टॉपिक में करेंगे। वही दूसरी ओर यदि हम देखें तो वह है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यह जो है 12th का सिलेबस है। क्या है? ज़्यादा डिटेल्स हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है 12th में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है यह स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी, यानी हमारे कंट्री के अंदर, जैसे यदि नेशनल इनकम निकालना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसका प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ, किस क्लास में? तो वह 12th में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा डिस्कस हम लोग इस टॉपिक को कहाँ करेंगे? तो 12th में पढ़ेंगे। तो एज एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में है जीएनपी। जीएनपी का अर्थ हुआ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट एट फैक्टर, एफसी के नाम से हम लोग जानते हैं। एफसी का अर्थ है फैक्टर कॉस्ट से, यानी कोई भी गुड्स है तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, हम लोग मार्केट प्राइस के रूप में, फिक्स कॉस्ट के रूप में। तो यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है ये हम कहाँ पढ़ेंगे? तो 12th में पढ़ेंगे। सेविंग से क्या है? सेविंग फंक्शन बन जाता है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेविंग फंक्शन के बारे में कि कंज्यूमर का इनकम जो है, इनकम, कोई भी कंज्यूमर अपने इनकम को वह खर्च करने के बाद कुछ हिस्सा बचाता है, और वह जो सेविंग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेविंग कहते हैं। और सेविंग का रिलेशन इन्वेस्टमेंट से होता है। वह कहीं ना कहीं उस पैसे को या तो क्या करेगा? बैंक में जमा करेगा, और वहाँ से वह पैसा या तो कहीं इन्वेस्ट करेगा। तो वह हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? सेविंग फंक्शन के अंतर्गत और इन्वेस्टमेंट फंक्शन के अंतर्गत। तो आइए 11th में क्या पढ़ना है? तो वह पढ़ना है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पार्ट ए हमारा क्या है? क्या पढ़ना है पार्ट ए में? तो वह है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, और पार्ट बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे वह माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग जो कैसे बांटते हैं वह चीज़ देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग यहाँ प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में पढ़ते हैं, फैक्टर प्राइसिंग के बारे में पढ़ते हैं,
और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंतर्गत हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ें। थ्योरी ऑफ डिमांड और या थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ेंगे कि प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी के बीच जो है, इस दोनों के बीच जो है कैसा रिलेशन है, तो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। जबकि सप्लाई के अंतर्गत प्राइस और क्वांटिटी में, प्राइस और क्वांटिटी में सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का अर्थ क्या हुआ कि कोई भी प्रोड्यूसर जब किसी भी गुड्स का प्राइस यदि ज़्यादा रहेगा तो वह उस समय अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम सेल करना चाहता है। जैसे सपोज कीजिए जब प्याज जो है 150 रुपये किलो हो गया था, इस बीच में क्या है 2-4 महीने पहले जो है, 6 महीने पहले प्याज जो है 150 रुपये किलो हो गया, तो लोग क्या करते थे 100 ग्राम, 1 पाव, 200 ग्राम खरीदते थे। और अभी लोग क्या करते हैं कि अभी जहां 150 रुपये था तो वहां लोग 100 ग्राम खरीदते थे, अभी 16 रुपये, 18 रुपये है, तो लोग क्या है कि 2.5 किलो खरीदते हैं, 5 किलो खरीदते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि लोअर द प्राइस, प्राइस लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। वही सप्लायर क्या करेगा, जिस समय वह 150 रुपये था तो वह मार्केट में अधिक से अधिक वह सामान अवेलेबल करा रहा था, जिससे कि एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। उसी तरह दूसरा पार्ट है वह है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग में वो हम लोग थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में भी जानते हैं। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशन क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे वेजेस कहां से आए, तो कोई भी लेबर है, कोई लेबर है, लेबर का काम करता है, तो फैक्टर किस वे में दिया, एक लेबर के रूप में, तो लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। इसी तरह कोई भी जिसका लैंड यूज करते हैं उसको क्या मिलता है, रेंट मिलता है। कोई बिजनेस में कैपिटल लगाएगा, क्या है, कैपिटल यदि इन्वेस्ट किया उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कोई एंटरप्रेनर है, एंटरप्रेनर क्या करता, मार्केट में वह रिस्क कवर करता, तो बदले में क्या होगा, वह प्रॉफिट अर्न करता। तो इसी से हम लोग आगे के क्लास में जब हायर लेवल पर आप जाएंगे तो वेजेस से वेजेस थ्योरी बनेगा, रेंट से रेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, इंटरेस्ट से इंटरेस्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट से प्रॉफिट थ्योरी। सारे ये जाके काफ़ी डिटेल्स जो है, जो आप पीजी लेवल, ऑनर्स लेवल में इसकी पढ़ाई होगी। आपको इतना जानना है कि फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस फैक्टर से क्या आपको इनकम के रूप में, इसको हम लोग, ये क्या हुआ, फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ये आपका इनकम के रूप में जनरेट हुआ, क्या हुआ जनरेट, तो वह आपका एक वेजेस के रूप में, एक रेंट के रूप में, एक इंटरेस्ट के रूप में, एक प्रॉफिट के रूप में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत तीसरा पार्ट आता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर कई पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचते हैं। कभी
किसी भी कंट्री के अंदर लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, मजदूरी मिलनी चाहिए। कैपिटल, यदि कोई भी प्रोड्यूसर है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर पढ़ते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है इसमें हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी 3 टाइप के हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन हमें कितनी करनी है और उसकी मात्रा क्या होगी। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करेंगे, लेबर का ज़्यादा यूज करेंगे या मशीन से। और थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस, वह यानी हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट को हो सकता है कि सब नहीं खरीद सके, या तो पुअर पर्सन के लिए बनावे या रिच पर्सन के लिए बनावे। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो इसमें हमने सीखा कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स क्या है और इसके स्टेज के बारे में हम लोग सीखे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर के बारे में सीखे। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग, स्कोप और लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अपना कमेंट, लाइक जरूर कीजिएगा।